हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीव अर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 6 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 7 ज्योग्राफी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो जो लोग बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लीजिए, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 6, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शंस, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। लाइफ इन द अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन में जीवन। बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजन बेसिन, लेट अस लुक एट द मैप। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। आइए मैप को देखते हैं। देखिए, ये रहा आपका अमेजन बेसिन, ये रहा आपका 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, और ये रहा आपका 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो अमेजन बेसिन का ज्यादातर हिस्सा 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में है, और इसी जगह को ट्रॉपिकल रीजन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ये रीजन इक्वेटर के पास भी है, इसलिए इसको इक्वेटोरियल रीजन भी कहते हैं। देखिए, यहाँ पे सनरेज सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, और गर्मी पड़ती है तो यहाँ हवा भी गर्म होती है, और वाटर भी एवापोरेट होके वाटर वेपर में बदलती है। तो यहाँ बहुत बारिश होती है इस रीजन में, अमेजन बेसिन में। द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। अमेजन बेसिन का ज्यादातर हिस्सा 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में है, और इसी जगह को ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भूमध्य रेखा के बहुत करीब स्थित है, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच। सो इट इज रिफर्ड टू एज द इक्वेटोरियल रीजन। ये रीजन इक्वेटर के पास है, इसलिए इसे इक्वेटोरियल रीजन भी कहते हैं। इसलिए इसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए, ये रही आपकी अमेजन रिवर। अमेजन रिवर वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है। अमेजन रिवर अटलांटिक ओशन में जाके गिरती है, और ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं इस मैप में, ये पूरा एरिया आपका अमेजन बेसिन कहलाता है। द रिवर अमेजन फ्लोज थ्रू दिस रीजन। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीचेस द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट। वेस्ट में माउंटेन से बहती है अमेजन रिवर, और ईस्ट में अटलांटिक ओशन में जाके गिरती है। ये पहाड़ों से पश्चिम की ओर बहती है और पूर्व में अटलांटिक महासागर तक पहुंचती है। हम लोगों को पता है कि इस तरफ एंडीज माउंटेन है। द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर्स माउथ। देखिए, जिस जगह पे नदी जाके दूसरे किसी वाटर बॉडी से मिलती है, तो उसे रिवर्स माउथ, नदी का मुहाना कहते हैं। इस केस में अमेजन रिवर वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करके अटलांटिक ओशन में गिर रही है। अटलांटिक ओशन हमारा यहाँ पे एक दूसरा वाटर बॉडी हो गया। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है, उसे नदी का मुहाना कहते हैं। न्यूमेरस ट्रिब्यूटरीज जॉइन द अमेजन रिवर टू फॉर्म द अमेजन बेसिन। देखिए, ये रही आपकी अमेजन रिवर इधर जो फ्लो कर रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी सारी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे मेन रिवर से, अमेजन रिवर से जाके मिल रही हैं। तो इन्हीं ट्रिब्यूटरीज के वजह से इतना बड़ा अमेजन बेसिन बनता है। एक बेसिन में वो सारी जगह आएंगी जहां से हमारा मेन रिवर और हमारे मेन रिवर की ट्रिब्यूटरीज ओरिजिनेट होती है, फ्लो करती हैं, और जहां पे जाके ड्रेन होती है।
अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शन ऑफ ब्राजील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड ए स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। ये नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। इसको भी मैप में देख लेते हैं। देखिए, अमेजन बेसिन का छोटा सा पोर्शन वेनेजुएला में भी है, कोलंबिया में भी है, इक्वाडोर में भी है, पेरू में भी है, बोलिविया में भी है, आप देख सकते हैं। और ब्राजील में तो बहुत अच्छा खासा एरिया है अमेजन बेसिन का। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, when Spanish explorers discovered the Amazon River, they were attacked by a group of local tribes wearing headgears and grass skirts. जब स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ने अमेजन रिवर की खोज की और वे वहां पहुंचे तो उनके ऊपर वहां रहने वाले लोगों ने अटैक किया। जो वहां के लोकल ट्राइबल पीपल थे वे हेड गियर मतलब सर पे हेलमेट टाइप का कुछ पहनते थे और ग्रास स्कर्ट पहनते थे। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। These people reminded them of the fierce tribes of women warriors known in ancient Roman Empire as the Amazons. देखिए, इन लोकल ट्राइबल पीपल ने स्पेनिश एक्सप्लोरर्स को अमेजन वॉरियर्स की याद दिलाई जो एंशियंट रोमन एम्पायर में रहते थे। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोस नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। हिंस द नेम अमेजन, तो इस वजह से यहां का नाम अमेजन पड़ गया। इस प्रकार यहां का नाम अमेजन पड़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिब्यूटरीज के बारे में, सहायक नदियां। दीज आर स्मॉल रिवर्स दैट ज्वाइन दी मेन रिवर। ट्रिब्यूटरीज आपकी वो नदियां होती हैं जो मेन रिवर से जाके जुड़ जाती है। ये छोटी नदियां होती हैं जो मुख्य नदी से मिलती है। देखिए, मान लीजिए ये आपकी गंगा रिवर फ्लो हो रही है और इसमें जब जाके कोसी रिवर जुड़ जाती है तो कोसी आपकी ट्रिब्यूटरी होती है, सहायक नदी होती है गंगा की। तो यहां पे गंगा आपकी मेन रिवर है और कोसी ट्रिब्यूटरी है। द मेन रिवर along with all its tributaries that drain an area forms a river basin or the catchment area. मेन रिवर और ट्रिब्यूटरीज जिन जिन क्षेत्रों में पानी बहाकर ले जाती है वो क्षेत्र रिवर बेसिन कहलाते हैं, या इन क्षेत्रों को कैचमेंट एरिया, जल संग्रहण क्षेत्र भी कहा जाता है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वो उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। द अमेजन बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अब हम लोग पढ़ेंगे अमेजन बेसिन के क्लाइमेट के बारे में, जलवायु के बारे में। एज यू नाउ नो, द अमेजन बेसिन स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। देखिए, अमेजन रिवर बेसिन जो है वो इक्वेटर के पास है, इसलिए यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है और यहाँ बारिश भी बहुत होती है। इसलिए यहाँ पूरे साल भर आपका वेट क्लाइमेट, नम जलवायु बनी रहती है। यहाँ पे मेनली कन्वेक्शनल रेनफॉल ज्यादा होती है, मतलब यहाँ गर्मी पड़ती है तो यहाँ गर्मी पड़ने से हवा गर्म होके हल्की होके ऊपर उठती है और वाटर वेपर भी साथ साथ ऊपर उठती है। ऊपर जाके हवा और वाटर वेपर ठंडे होते हैं तो वाटर वेपर ठंडा होके कंडेंस हो जाता है और वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेता है। और वाटर ड्रॉपलेट्स जब एक साथ बड़े मासेस में आते हैं तो बादल बनते हैं, और जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स खुद खुद को होल्ड नहीं कर पाते तो बारिश हो जाती है। जैसा कि अब आप जानते हैं, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। द स्किन फील्स स्टिकी। देखिए, यहाँ पे दिन और रात दोनों गर्म होते हैं और ह्यूमिडिटी भी बहुत होती है। स्किन स्टिकी फील होता है क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिड कंडीशंस है, मतलब हवा में वाटर वेपर मौजूद है तो जो हवा वहां पे चलती है वो पसीने को नहीं सुखा पाती, इसलिए बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है,
तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, दैट टू विदाउट मच वार्निंग। देखिए, यहाँ लगभग हर दिन बारिश होती है और वो भी बिना किसी वार्निंग के कभी भी हो सकती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वो भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। द डे टेम्परेचर्स आर हाई विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी। दिन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा रहती है। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। देखिए, रात में टेम्परेचर तो कम होता है लेकिन ह्यूमिडिटी बनी रहती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेन फॉरेस्ट के बारे में। वर्षा वन। एज इट रेन्स हेविली इन दिस रीजन थिक फॉरेस्ट ग्रो। देखिए, इस इलाके में बारिश बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से यहाँ बहुत घने जंगल उगते हैं। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। The forests are in fact so thick that the dense roof created by leaves and branches does not allow the sunlight to reach the ground। देखिए, इन जंगलों में पेड़ों की कैनोपी इतनी बड़ी होती है और इतने घने होते हैं कि सनलाइट रूफ से नीचे ग्राउंड पे नहीं आ पाते। सनलाइट पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती, जंगल इतने घने होते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प, ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हियर। ऑर्किड्स ब्रोमेलॉइड्स ग्रो एज प्लांट पैरासाइट्स। देखिए, जब सनलाइट ग्राउंड पे नहीं आ पाता है तो ग्राउंड हमेशा डार्क और डैम्प रहता है। यहाँ सिर्फ वही वेजिटेशन वनस्पति उग पाती है जिसमें छाया में उगने की क्षमता हो, मतलब वो वेजिटेशन जो बिना सनलाइट के सरवाइव कर पाता है। यहाँ पैरासाइट प्लांट के रूप में आपका ऑर्किड्स और ब्रोमेलाइड्स उगते हैं। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमेलॉइड पैदा होते हैं। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फौना। रेन फॉरेस्ट वर्षा वन का फौना बहुत रिच है, मतलब यहाँ अलग अलग तरह के बर्ड्स एनिमल्स मिलते हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। बर्ड्स सच एस टुकन्स, हमिंग बर्ड्स, मेकाओ विद देयर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लमेज, ओवरसाइज्ड बिल्स फॉर ईटिंग मेक देम डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स वी कॉमनली सी इन इंडिया। देखिए, बर्ड्स में हमें टुकन्स, हमिंग बर्ड्स, मेकाओज यहाँ पे मिलते हैं। इनकी चोंच बड़ी होती है तो ये आराम से कीड़े वगैरह खा सकते हैं। भारत में मिलने वाले बर्ड से ये बहुत अलग हैं। टुकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षती वाले मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। These birds also make loud sounds in the forests। ये पक्षी जंगलों में तेज आवाज भी करते हैं। Animals like monkeys, sloth and ant-eating tapirs are found here। देखिए, जानवरों में हमें यहाँ पे monkeys, sloth और tapirs मिलते हैं और जो tapirs होते हैं वो चींटी खाते हैं। प्राणियों में बंदर, sloth एवं चींटी खाने वाले tapir भी यहाँ पाए जाते हैं। Various species of reptiles and snakes also thrive in these jungles। Crocodiles, snakes, pythons abound। एनाकोंडा एंड बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर आर सम ऑफ दी स्पीसीज। देखिए, इन जंगलों में रिप्टाइल्स और स्नेक के डिफरेंट स्पीसीज विभिन्न प्रजातियां मिलती हैं। यहाँ पे क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, पाइथन्स मिलते हैं। एनाकोंडा और बोआ कंस्ट्रिक्टर भी मिलता है। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। Besides, the basin is home to thousands of species of insect। देखिए, अमेजन बेसिन में हजारों की संख्या में इंसेक्ट भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़ों भी इस बेसिन में निवास करते हैं। Several species of fishes, including the flesh-eating piranha fish, is also found in the river। यहाँ मछलियों की भी विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पिराना भी पाई जाती है जो मांस खाते हैं। मांस खाने वाली पिराना मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी
अमेजन नदी में पाई जाती है। दिस बेसिन इज thus extraordinarily rich in the variety of life found here. अमेजन रिवर बेसिन में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है, वैरायटी ऑफ स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से ये बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ब्रोमेलॉइड्स आर स्पेशल प्लांट्स दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स। देखिए, ब्रोमेलॉइड एक स्पेशल प्लांट है जो अपने पत्तों में पानी स्टोर करके रखता है। ब्रोमेलॉइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स यूज दिस पॉकेट्स ऑफ वाटर फॉर लेइंग देयर एग्स। देखिए, फ्रॉग्स मेंढक जैसे जानवर इन पत्तों में जो पानी है इसमें अपने अंडे देते हैं। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रेन फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों के बारे में। वर्षा वन के निवासी। पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन दी फॉरेस्ट। देखिए, यहाँ रहने वाले लोग छोटे एरिया में, जंगलों में पेड़ों को साफ करके अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। While men hunt and fish along the rivers, women take care of crops. देखिए, यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनमें पुरुष जंगलों में जाके शिकार करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं, और महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। दे मेनली ग्रो टैपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। वे मुख्यतः टैपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। As hunting and fishing are uncertain, it is the women who keep their families alive by feeding them the vegetables they grow. देखिए, हंटिंग और फिशिंग अनसर्टेन है क्योंकि हो सकता है किसी दिन शिकार न मिले या मछली न पकड़ पाएं। तब महिलाएं अपनी उगाई गई वेजिटेबल से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई शाक सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे स्लाइड में डिटेल में पढ़ेंगे। द स्टेपल फूड इज मैन्योक, ऑल्सो नोन एज कसावा, दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक द पोटैटो। देखिए, यहाँ का मुख्य भोजन मैनियोक है, जिसको कसावा भी कहा जाता है। ये आलू के जैसा जमीन के अंदर उगता है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। इनका मुख्य आहार मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा ये आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। दे ऑल्सो ईट क्वीन एंट्स एंड एग सैक्स। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कैश क्रॉप्स लाइक कॉफी, मेज एंड कोकोआ आर ऑल्सो ग्रोन। यहाँ पे कॉफी, मेज मतलब मक्का, और कोकोआ जैसे कैश क्रॉप्स नकदी फसल भी उगाए जाते हैं। कॉफी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। दी रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड फॉर दी हाउसेस। देखिए, इन रेन फॉरेस्ट में, वर्षा वनों में बहुत पेड़ उगते हैं जो घर बनाने के लिए लकड़ियां प्रदान करते हैं। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। सम फैमिलीज लिव इन थैच्ड हाउसेस शेप्ड लाइक बी हाइव्स। देखिए, कुछ परिवार बी हाइव मतलब मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखने वाले छप्पड़ के घरों में रहते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पड़ के घरों में रहते हैं। देयर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट्स लाइक हाउसेस कॉल्ड मलोका विद a steeply slanting roof। देखिए, कुछ परिवार के घर बड़े अपार्टमेंट जैसे होते हैं जिनको मलोका कहा जाता है। इनकी छत स्लैंटिंग होती है, तीव्र ढलान वाली होती है। ऐसे घरों में हो सकता है अमीर लोग रहते होंगे। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। मलोका दिखने में कुछ ऐसा होता होगा, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, ताकि बारिश का जो पानी है वो आराम से नीचे की तरफ चला जाए। इस वजह से ऐसे स्लैंटिंग रूफ बनाए जाते हैं। जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेजन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग। देखिए,
अमेजन बेसिन में रहने वाले लोगों की लाइफ धीरे धीरे चेंज हो रही है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। इन दी ओल्डर डेज, द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट could be reached only by navigating the river. पहले जंगल के अंदर पहुंचने के लिए नदियों के सहारे जाना पड़ता था। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। In 1970, the Trans-Amazon Highway made all parts of the rainforest accessible. 1970 में ट्रांस अमेजन हाईवे बनाया जाता है जंगलों को काट काट के, जिससे जंगल के अंदर पहुंचना आसान हो गया। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस। बहुत सारे जगहों पे पहुंचने के लिए एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर का यूज किया जाता है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाजों तथा हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। The indigenous population was pushed out from the area and forced to settle in new areas where they continued to practice their distinctive way of farming. देखिए, जंगलों को जो काटा गया हाईवे वगैरह बनाने के लिए, उससे उन जंगलों की जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन थी, मूल आबादी थी, उनको अपना क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और दूसरे जगह जाके बसना पड़ा। और जहां पे वे बसे, वहां पे स्लैश एंड बर्न टेक्निक से ही खेती करते थे। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकली डाइवर्स रेन फॉरेस्ट। देखिए, ये जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही हैं, जिससे लोग जंगलों के अंदर तो पहुंच पा रहे हैं, मगर इससे जंगल को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। यहाँ की जो बायोलॉजिकल डाइवर्स रेन फॉरेस्ट है, जैविक विविधता वाले वर्षावन है, वो नष्ट हो रहे हैं। मतलब यहाँ रहने वाले बर्ड्स, एनिमल्स, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंच रहा है। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। It is estimated that a large area of rainforest has been disappearing annually in the Amazon basin. देखिए, ऐसा एस्टिमेटेड है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि एनुअली प्रत्येक वर्ष अमेजन बेसिन का एक बड़ा एरिया नष्ट हो रहा है। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज अ मच वाइडर इम्प्लीकेशन। वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। इनको लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है और इन्हीं जंगलों को डेवलपमेंट के लिए नष्ट किया जा रहा है। द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे एज द रेन्स फॉल एंड द लश फॉरेस्ट टर्न्स इनटू ए बैरन लैंडस्केप। देखिए, अमेजन बेसिन में इन क्षेत्रों में बहुत बारिश होती है, तो अगर पेड़ काट दिए जाएंगे तो वर्षा ऊपर की मिट्टी को बहा के ले जाएगी, सॉइल इरोजन ज्यादा होगा और हरा भरा जंगल बैरन हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, स्लैश एंड बर्न इज अ वे ऑफ कल्टीवेटिंग लैंड वेयर फार्मर्स क्लियर अ पीस ऑफ लैंड बाय स्लैशिंग और कटिंग डाउन ट्रीज एंड बुशेस। देखिए, स्लैश एंड बर्न मेथड में किसान पेड़ पौधों को काट के लैंड को क्लियर करते हैं, भूमि को साफ करते हैं। कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं। These are then burnt, which releases the nutrients into the soil. फिर जो पेड़ वगैरह वहां गिरे होंगे उनको जला देंगे, तो जलाने से पेड़ पौधों में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सॉइल में रिलीज हो जाएंगे। फिर इनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। नाउ क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस क्लियर्ड फील्ड फॉर ए फ्यू ईयर्स। फिर इस भूमि पर वे कुछ साल तक फसल उगाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। आफ्टर रिपीटेडली यूजिंग द पैच ऑफ लैंड, द सॉइल लूजेस इट्स न्यूट्रिएंट्स, सो इट इज अबंडेंट। देखिए, कंटिन्यूअसली इस भूमि पे फसल उगाने से सॉइल में, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, तो वे उस लैंड को, भूमि को छोड़ के दूसरे भूमि पर चले जाते हैं। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। देन दे क्लियर अनदर प्लॉट ऑफ लैंड टू प्लांट। फिर नए भूमि पे सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे और फसल उगाएंगे। इसके बाद
फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इन द मीन टाइम यंग ट्रीज ग्रो इन दी ओल्ड फील्ड। देखिए, जब वे दूसरी भूमि पर फसल उगाएंगे तो तब तक पुराने भूमि पर छोटे पेड़ उगाएंगे। इसमें लगभग 15 से 25 साल लगते हैं। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। इन दिस वे सॉइल फर्टिलिटी इज रिस्टोर्ड। पुराने भूमि की मिट्टी फर्टाइल उपजाऊ बन जाती है। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। पीपल कैन रिटर्न टू इट एंड स्टार्ट कल्टीवेटिंग इट अगेन। देखिए, जब नया लैंड का न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा तो वे पुराने लैंड पे वापस लौट सकते हैं और यहाँ पे फसल उगा सकते हैं। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लाइफ इन दी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। दी ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म दी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन दी इंडियन सबकॉन्टिनेंट। देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर और इनकी ट्रिब्यूटरीज सहायक नदियां गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन दैट इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड्स। देखिए, ये रिवर बेसिन सब ट्रॉपिकल रीजन उपोष्ण क्षेत्र में है जो 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में स्थित है। ये बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। देखिए, इस मैप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा आपका गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र है। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा लाइक द घाघरा, द सोन, द चंबल, द गंडक, द कोसी एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्रेन इन इट। देखिए, घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, ये सभी गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। और जब हम ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो मानस, रायदक, कामेंग, दिबांग, धनसिर, ये सब ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स एंड द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज एंड द सुंदरबंस डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन। देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के कुछ मेन फीचर्स, मुख्य विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो वे हैं गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान, माउंटेन्स और हिमालयाज के फुटहिल्स, और जो सबसे मेन है वो है सुंदरबन डेल्टा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरबन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। ऑक्सबो लेक्स डॉट दी प्लेन एरिया, मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। दी एरिया इज डोमिनेटेड बाय मॉनसून क्लाइमेट, इस रीजन का क्लाइमेट मॉनसून क्लाइमेट है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। दी मॉनसून ब्रिंग्स रेन्स फ्रॉम मिड जून टू मिड सितंबर, यहाँ मिड जून से मिड सितंबर के बीच में बारिश होती है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। दी समर्स आर हॉट एंड दी विंटर्स आर कूल। देखिए, समर्स ग्रीष्म ऋतु गर्म होती है और शीत ऋतु ठंडी होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। द बेसिन एरिया हैज वेराइड टोपोग्राफी, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन एरिया की टोपोग्राफी, स्थलाकृति विभिन्न प्रकार की है। यहाँ माउंटेनियस एरियाज मिलेंगे, प्लेन्स मैदान भी मिलेंगे। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। द एनवायरमेंट प्लेस अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब लोग कहाँ ज्यादा रहेंगे, कहाँ कम रहेंगे और कहाँ नहीं रह पाएंगे, इसमें मेन रोल एनवायरमेंट पर्यावरण का होता है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। द माउंटेन एरियाज विद स्टीप स्लोप्स हैव इनहॉस्पिटेबल टेरेन। देखिए, माउंटेन एरियाज में स्टीप स्लोप्स हैं, तीव्र ढलान है। इस वजह से यहाँ ज्यादा लोग नहीं रह पाते, ज्यादा सेटलमेंट्स नहीं बन पाते अच्छे से। लोग रहते हैं इन क्षेत्रों में मगर कम लोग रहते हैं। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है। Therefore, less number of people live in the mountain area of the गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं।
The plain area provides the most suitable land for human habitation. Hence, the population density is high here. देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र के प्लेन एरियाज रहने के लिए बहुत सूटेबल हैं। यहाँ बहुत लोग रहते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों की पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। द सॉइल इज फर्टाइल, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। देखिए, प्लेन एरियाज की सॉइल फर्टाइल है, मिट्टी उपजाऊ है। मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर कृषि है, और इन क्षेत्रों में मतलब कि प्लेन एरियाज में इंडस्ट्रीज भी सेटअप होती है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थलों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। The main crop is paddy. Since cultivation of paddy requires sufficient water, it is grown in the areas where the amount of rainfall is high. देखिए, यहाँ का मेजर क्रॉप मुख्य फसल पैडी है, धान है। मतलब राइस यहाँ पे उगाया जाता है, क्योंकि राइस को उगने में पानी की बहुत जरूरत होती है और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसी वजह से धान की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां बारिश अच्छी खासी होती है, ताकि पानी अवेलेबल हो धान उगाने के लिए। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, ये उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहां अधिक वर्षा होती है। Wheat, maize, sorghum, gram and millets are the other crops that are grown. यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूं, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। कैश क्रॉप्स लाइक सुगर केन एंड जूट आर ऑल्सो ग्रोन। देखिए, सुगर केन, गन्ना और जूट जैसे कैश क्रॉप्स नकदी फसल भी यहाँ उगाए जाते हैं। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। बनाना प्लांटेशंस आर सीन इन सम एरियाज ऑफ द प्लेन। देखिए, प्लेन एरियाज में बनाना प्लांटेशन भी होती है कुछ क्षेत्रों में। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। इन वेस्ट बंगाल एंड असम, टी इज ग्रोन इन प्लांटेशंस। असम और वेस्ट बंगाल में चाय के बागान हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। सिल्क इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स इन पार्ट्स ऑफ बिहार एंड असम। देखिए, बिहार असम में सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। सिल्क उत्पादन करने के लिए सिल्क वॉर्म कल्टीवेशन किया जाता है। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। इन द माउंटेन्स एंड हिल्स वेयर द स्लोप्स आर जेंटल, क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन टेरेसेस। देखिए, जिन माउंटेन्स हिल्स की स्लोप जेंटल होती है, मंद ढलान होती है, वहां टेरेस फार्मिंग की जाती है। मतलब वेदिकाओं में फसल उगाई जाती है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेराइज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स। देखिए, जिस टाइप का लैंडफॉर्म होगा उस टाइप का वेजिटेशन कवर होगा। मतलब मान लीजिए हिली एरियाज है और दूसरे जगह मैदानी इलाका है, तो इन दोनों जगह की वेजिटेशन कवर वनस्पतियां अलग अलग होंगी। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। इन दी गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज ग्रो along with teak, साल एंड पीपल। देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में मैदानी क्षेत्रों में ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती पेड़ पाए जाते हैं, और यहाँ पे टीक, साल और पीपल के पेड़ भी मिलते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। थिक बम्बू ग्रुव्स आर कॉमन इन दी ब्रह्मपुत्र प्लेन। देखिए, ब्रह्मपुत्र प्लेन में बैम्बू ग्रुव्स भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। दी डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद दी स्पीसीज। डेल्टा एरियाज में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। डेल्टा क्षेत्र प्रजातियों से आच्छादित है। दी डेल्टा रीजन इज सराउंडेड बाई मैंग्रोव फॉरेस्ट। डेल्टा एरियाज में मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट वहां उगते हैं जहां फ्रेश वाटर जाके सॉल्ट वाटर से मिलता है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश,
Coniferous trees like pine, deodar, and fir can be seen because the climate is cool and the slopes are steep. देखिए, उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में ठंडी जलवायु और स्टीप स्लोप के कारण कॉनिफेरस ट्रीज शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं, जैसे कि पाइन, देवदार और फर। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढलान वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। देयर इज अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन दी बेसिन। देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में डिफरेंट वैरायटीज ऑफ वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। एलिफेंट्स, टाइगर्स, डियर एंड मंकीज आर कॉमन। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। दी वन हॉर्न्ड राइनोसोरस इज फाउंड इन दी ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र प्लेन में वन हॉर्न्ड राइनोसोरस भी मिलता है। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। इन दी डेल्टा एरिया बंगाल टाइगर एंड क्रोकोडाइल्स आर फाउंड। डेल्टा रीजन में बंगाल टाइगर और क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। एक्वेटिक लाइफ अबाउंड्स इन द फ्रेश रिवर वाटर्स, द लेक्स एंड द बे ऑफ बंगाल सी। फ्रेश वाटर रिवर में, झीलों में, बे ऑफ बंगाल में विभिन्न प्रकार की एक्वेटिक लाइफ, जलीय जीव पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। द मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज ऑफ द फिश आर द रोहू, कतला एंड हिल्सा। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। फिश एंड राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन द एरिया। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का मछली चावल एक मुख्य आहार है। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हैज सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज। देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में कई सारे बड़े शहर और कस्बे स्थित हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। दी सिटीज ऑफ इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता, all with the population of more than 10 lakhs are located along the river गंगा। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। The waste waters from these towns and industries is discharged into the rivers. This leads to the pollution of the rivers. देखिए, इन शहरों से मतलब यहाँ के घरों से और इन शहरों में जो इंडस्ट्रीज हैं वहां से वेस्ट वाटर नदियों में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिससे रिवर पॉल्यूटेड, प्रदूषित हो जाते हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट इज प्रेजेंट इन दी बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में बहुत वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। बेसिन में यातायात की सुविकसित तंत्र उपस्थित है। ऑल दी 4 वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन दी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के क्षेत्रों में चारों तरीके के ट्रांसपोर्ट सिस्टम वेल डेवलप्ड है। 4 तरीके कौन से हैं? रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। इन दी प्लेन एरियाज, दी रोडवेज एंड रेलवेज ट्रांसपोर्ट द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखिए, मैदानी क्षेत्रों में, प्लेन एरियाज में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रोडवेज और रेलवेज प्रेजेंट हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। दी वाटरवेज इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पर्टिकुलरली अलोंग द रिवर्स। देखिए, नदियों के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए वाटरवेज प्रेजेंट है। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता इज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन दी रिवर हुगली। देखिए, हुगली रिवर में कोलकाता एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, बंदरगाह है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। दी प्लेन एरिया ऑल्सो हैज ए लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स। प्लेन एरियाज में बहुत सारे एयरपोर्ट्स भी हैं। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। टूरिज्म इज अनदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में टूरिज्म भी अच्छा खासा होता है। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है।
ताजमहल on the banks of river Yamuna in Agra, Allahabad on the confluence of the rivers Ganga and Yamuna, Buddhist stupas in Uttar Pradesh and Bihar, Lucknow with its Imambara, Assam with Kaziranga and Manas with wildlife sanctuaries, and Arunachal Pradesh with distinct tribal culture are some of the places worth a visit. देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस की अगर बात की जाए तो आगरा में ताजमहल है, प्रयागराज में संगम है, यूपी बिहार में बुद्धिस्ट स्तूपास हैं, लखनऊ में इमामबाड़ा है, असम में मानस और काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अरुणाचल प्रदेश के ट्राइबल कल्चर को देखने के लिए भी लोग जाते हैं। देखिए टूरिज्म अच्छी होती है क्योंकि टूरिज्म से स्थानीय लोगों की लाइवलीहुड आजीविका चलती है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभय वन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, जनसंख्या घनत्व के बारे में। इट मीन्स द नंबर ऑफ पर्सन्स दैट लिव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं। एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। एग्जाम्पल, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तराखंड इज 189 while the density of West Bengal is 1029 and that of Bihar is 1102। देखिए एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में उत्तराखंड में 189 लोग रहते हैं, वहीं वेस्ट बंगाल में 1029 लोग रहते हैं और बिहार में 1102 लोग रहते हैं। उदाहरणतः उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 तथा बिहार का 1102 है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, टेरेसेस आर बिल्ट ऑन स्टीप स्लोप्स टू क्रिएट फ्लैट सर्फेसेस ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन। देखिए टेरेस वेदिकाओं का निर्माण स्टीप स्लोप्स पे किया जाता है जिससे फ्लैट सरफेस बनते हैं और इस पे फसल उगाई जाती है। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। दी स्लोप इज रिमूव सो दैट द वाटर डज नॉट रन ऑफ रैपिडली। देखिए स्लोप इस वजह से हटाया जाता है ताकि पानी स्लोप पे बह ना जाए। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो। देखिए नॉर्मली माउंटेन्स इस प्रकार के होते हैं तो यहाँ पे जो पानी बहता है वो डायरेक्टली नीचे चला जाता है, लेकिन टेरेस फार्मिंग में क्या होता है कि आपका इस टाइप से टेरेस बना दिए जाते हैं। इसमें जब पानी बहेगा तो स्लोली बहेगा और यहीं पे इन्हीं जगहों पे आपके फसल उगाए जाते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इन द फ्रेश वाटर्स ऑफ रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र अ वैरायटी ऑफ डॉल्फिन लोकली कॉल्ड सुसु ऑल्सो कॉल्ड ब्लाइंड डॉल्फिन इज फाउंड। देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर में डॉल्फिन की एक वैरायटी पाई जाती है जिसका नाम है सुसु। ये ब्लाइंड डॉल्फिन है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। द प्रेजेंस ऑफ सुसु इज एन इंडिकेशन ऑफ द हेल्थ ऑफ द रिवर। इसका प्रेजेंस ये शो करता है कि नदी साफ है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। द अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्ट विथ हाई अमाउंट ऑफ केमिकल्स आर किलिंग दिस स्पीसीज। देखिए इंडस्ट्रियल और अर्बन वेस्ट जो होते हैं उससे नदियों में रहने वाले एक्वेटिक लाइफ नष्ट हो रहे हैं। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, टू कंजर्व द रिवर गंगा नमामि गंगा प्रोग्राम हैज बीन इनिशिएटेड। देखिए गंगा नदी को कंजर्व करने के लिए नमामि गंगे प्रोग्राम शुरू किया गया था। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।